हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम में थायराइड ग्लैंड को बहुत ही डिटेल तरीके से देखने वाले हैं। थायराइड ग्लैंड में किस तरीके से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं, फंक्शंस किस तरीके से होते हैं, या उसके रिलीज होने के जो मैकेनिज्म्स क्या हैं और रिलीज होने के बाद वो एक्शंस किस तरीके से शो करते हैं। इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इन एंडोक्राइन सिस्टम थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड है क्या? तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं इसके एनाटॉमी को तो हम लोग एक चीज़ समझ में आता है कि ये कहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को, किस रीजन में। तो नेक रीजन में क्या मिलेगा हम लोग को? नेक रीजन में मिलेगा हम लोग को थायराइड ग्लैंड। ओके, इसके पार्ट्स को अगर हम लोग देख लें तो ये राइट लोब हो गया यहाँ पे और लेफ्ट लोब हो गया, और बीच में यहाँ पे इंटरनली क्या मिला हम लोग को? एंटेरियर। ओके, ये चीज़ जो व्यू हम लोग देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड का, जो हम लोग इमेज देख रहे हैं, ये इसका एंटेरियर व्यू है। कौन सा व्यू है हमारा? एंटेरियर व्यू है। हाँ, यानी एंटेरियर व्यू से जब हम इसको देखते हैं तो थायराइड ग्लैंड सामने से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें दो लोब्स, राइट लोब्स, लेफ्ट लोब्स, बीच में क्या हमारा? इस्थमस, और फिर हम लोग इसके पीछे क्या दिख रहा है? ट्रैकिया। ओके, और ये हमारा कंप्लीट थायराइड ग्लैंड, और इसके ऊपर यानी थायराइड ग्लैंड के ऊपर में वो क्या मिल रहा होता है? लैरिंक्स। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर और लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो थायराइड ग्लैंड की जब हम लोग बात करते हैं तो ये लोकेटेड, सिचुएटेड इन द नेक रीजन इन फ्रंट ऑफ लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। ट्रैकिया और लैरिंक्स की ये कहाँ? सामने में हम लोग को मिल रहा होता है। लोकेटेड एट द लेवल ऑफ 5th, 6th एंड 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा। यानी इसको ऐसे कहें कि इसका लोकेशन जब हम लोग बात करेंगे कि थायराइड ग्लैंड का लोकेशन हम लोग को कहाँ से मिल रहा होता है। हाँ, यानी थायराइड ग्लैंड जब हम ढूंढने निकले तो हमको मिलेगा कहाँ? तो ये मिलेगा हम लोग को कहाँ पे? C5 से लेकर के T1। हाँ, सर्वाइकल इसको कह रहे हैं। कौन सा वर्टिब्रा? सर्वाइकल वर्टिब्रा 5th से लेकर के 5th, 6th, 7th, और यहाँ पे हम लोग कौन सा? ये थोरैसिक वर्टिब्रा, यानी C5 से लेकर के T1 क्या मिलेगा हम लोगों को? थायराइड ग्लैंड। ओके, यहाँ पे हम लोकेशन हम लोग को समझ में आ गया। ये 5th से लेकर 5th, 6th और 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा, और फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा के आगे हम लोग को क्या मिल रहा होगा? थायराइड ग्लैंड। हाईली वेस्कुलर ग्लैंड्स है, और इसका वेट क्या होता है? 25 ग्राम्स। हाईली वेस्कुलर ग्लैंड, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई, यानी थायराइड ग्लैंड को जब डिटेल तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा बहुत अच्छे तरीके से क्या है? ब्लड वेसल्स का यहाँ पे सप्लाई है। Shaped like butterfly with two lobes either sides on the thyroid cartilage, upper tracheal rings। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या है? बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई का अगर हम लोग शेप देखें तो ये कुछ इस तरीके से दो लोब हमको दिख रहा है, दो लोब और बीच में इस्थमस। ठीक यही कंडीशन हम लोग को देखने को मिल रहा होता है थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में दो लोब्स, थायराइड ग्लैंड में दो लोब्स और बीच में इस्थमस। ये कहाँ? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड किस तरीके से दिख रहा होता है। थायराइड ग्लैंड का एंटीरियर व्यू अगर हम लोग देखें तो किसके शेप में? तो शेप लाइक बटरफ्लाई। ठीक है, और ये क्या? थायराइड कार्टिलेज जो हम लोग यहाँ पे ट्रैकिया हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को थायराइड कार्टिलेजेस दिख रहे हैं। इसके दोनों साइड्स हम लोग को क्या मिल रहे होते हैं? थायराइड ग्लैंड। Each lobe is joined by narrow structure called isthmus lies in between the trachea। यानी जब लोग ट्रैकिया लाई इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे होता है। अब हम लोग ध्यान से देखें तो दोनों लोब्स, यहाँ पे हम लोग को दोनों लोब जो राइट और लेफ्ट लोब हम लोग को दिख रहा है, इस दोनों लेफ्ट लोब और राइट लोब के आगे, यानी सॉरी बीच में, ये दोनों लोब, राइट लोब्स और लेफ्ट लोब, इस दोनों लोब के बीच में जो हम लोग को पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? इस्थमस। ओके, each lobe is roughly cone shaped about 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ईच लोब के अप्रोक्सीमेटली बात कर लें तो वो 5 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है, और 3 सेंटीमीटर उसका विड्थ होता है। ब्लड सप्लाई की बात कर लें तो आर्टेरियल सप्लाई, सुपीरियर थायराइड आर्टरी ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, यानी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से एक ब्रांच निकल रहा है, जो ब्रांच किसको सप्लाई कर रहा है? थायराइड ग्लैंड को। उसका नाम क्या है? तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई कर रहा है। और दूसरा है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ये भी ब्रांच किसका है? तो सब क्लेवियन आर्टरी का, सब क्लेवियन आर्टरी का एक ब्रांच थायराइड आर्टरी। जो ये दोनों यानी थायराइड आर्टरी जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है वो ब्रांच किसका है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का। और इंफीरियर थायराइड आर्टरी वो ब्रांच किसका है? सब क्लेवियन आर्टरी का। और ये दोनों आर्टरी सप्लाई किसको कर रहे हैं? थायराइड ग्लैंड को। ओके, वेनस ड्रेनेज की बात कर ले तो थायराइड वेन्स ड्रेन्स इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, यानी थायराइड वेन है, और वो अल्टीमेटली फिर ड्रेन आउट, यानी वो ब्लड लेके जो आता है वो ब्लड कहाँ पे ड्रेन्स करता है? तो इंटरनल जुगुलर वेन में। यहाँ पे क्या होता है? वेनस ड्रेनेज। नर्व सप्लाई की बात करें तो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व्स पासेस क्लोज टू द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड
ऑन द राइट साइड द नर्व्स लाइज नियर द इंफीरियर थायराइड आर्टरी, यानी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व्स यहाँ पे जो है ये पास कर रहा होता है, पास क्लोज टू द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, यानी थायराइड ग्लैंड्स के बहुत नजदीक से ये क्रॉस कर रहा होता है। ऑन राइट साइड नर्व्स लाइज नियर द इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और लेफ्ट साइड की बात, सॉरी अगर राइट साइड की बात करें तो वही नर्व्स हम लोग कहाँ पे मिल रहा होता है, नियर द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। यहाँ पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी दिख रहा है, इस इंफीरियर थायराइड आर्टरी के राइट साइड में, यानी इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो हम लोग को राइट साइड में मिलेगा, उस राइट साइड में क्या होगा, नर्व्स का सप्लाई मिल रहेगा। ओके, माइक्रोस्कोपिक की बात कर ले अगर तो हिस्टोलॉजी, तो ग्लैंड इज मेड अप ऑफ स्फेरिकल फॉलिकल्स लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। Follicles secrete and store collagen, a thick sticky protein material, parafollicular। ओके, बेसिकली दो टाइप्स के यहाँ पे सेल मिल रहे होते हैं, कोलॉइडल सेल्स और सी सेल्स। जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं यानी फॉलिकुलर सेल्स यानी फॉलिकल सेल्स हैं, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे फॉलिकल सेल्स, ठीक है, जिसको हम लोग कई बार कोलॉइडल सेल्स भी कह देते हैं। तो फॉलिकल सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स, दो तरीके के यहाँ पे सेल्स मिल रहे होंगे, और ये पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट क्या करता है, कैल्सिटोनिन। तो अभी हम लोग पहले किसकी बात कर लेते हैं, T3 और T4 की, जिसको हम लोग अल्टीमेटली थायराइड हार्मोन से रेफर कर रहे होते हैं। कैल्सिटोनिन भी थायराइड ग्लैंड ही सिक्रीट कर रहा होता है, तो बट कैल्सिटोनिन सिक्रीट कौन करता है, पैराफॉलिकुलर सेल ये सिक्रीट कर रहा होता है, और फॉलिकल या कोलॉइडल सेल्स की बात कर ले वो सिक्रीट कर रहे होते हैं T4 और T3। ओके, एक और चीज़ अभी हम आपको याद दिला दे, पिछले लेक्चर से हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से थायराइड ग्लैंड पे हार्मोन आके एक्ट कर रहा था। हाँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो आके एक्ट किया था थायराइड ग्लैंड पे। अब उसके आगे की कहानी हम लोग समझेंगे कि जब TSH थायराइड ग्लैंड पे आके एक्ट कर चुका है, उसके आगे होता क्या है। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दो हार्मोन्स की, T4 और T3। T4 यानी थायरॉक्सिन और T3 यानी ट्राईआइडोथायरोनिन। Iodine is essential for the formation of thyroid hormones T4 and T3. These hormones are numbered because T4 contains 4 and T3 contains 3 iodine atoms. स्ट्रक्चर की जब बात कर लें कि जब स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम लोग को दिखता है 1 2 3 4, ये क्या हमारा थायरॉक्सिन का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को जब केमिकल स्ट्रक्चर इसको हम देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो हमको दिख रहा होता है क्लियरली कि यहाँ पे क्या है, 4 आयोडीन के एटम्स हमको दिख रहे हैं, 4 आयोडीन के एटम्स दिख रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, T4, जिसको कहते हैं थायरॉक्सिन। अब दूसरा स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो 1 2 और 3 आयोडीन एटम्स इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसको हम लोग T3 भी कहते हैं। यही बताया गया यहाँ पे कि दीज हार्मोन्स, यानी इस हार्मोन का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, दीज हार्मोन्स आर सो नंबर्ड बिकॉज T4 कंटेन्स 4 and T3 contains 3 iodine। T3 contains 3 iodines, यहाँ पे 3 आयोडीन हमको दिख रहा है T3 में, और T4 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कितना 1 2 3 और 4 आयोडीन्स के एटम्स यहाँ पे हम लोग को दिख रहे होते हैं। ओके, अब डाइटरी सोर्स की बात कर ले तो आयोडीन का डाइटरी सोर्स क्या है, तो जो हम लोग को बॉडी में आयोडीन चाहिए, बेसिकली आगे हम लोग देखेंगे कि क्या T3 और T4 में क्या मिला, आयोडीन। यानी बॉडी को T3 और T4 बनाने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए होगा। तो आयोडीन मिलेगा कहाँ से, तो आयोडीन हम लोग को मिल रहा होगा सी फूड से। वेजिटेबल्स ग्रोन इन आयोडीन रिच सॉइल, यानी ऐसी मिट्टी जहाँ पे आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो, वहाँ पे अगर सब्जी उगाई जाए तो उन सब्जियों में क्या होगा कि आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होगी। यही बताया कि वेजिटेबल्स ग्रोन इन आयोडीन रिच सॉइल, आयोडीनेटेड टेबल सॉल्ट, यानी ऐसे टेबल सॉल्ट, बेसिकली जो लोग सॉल्ट यूज कर रहे थे वो क्या होते हैं, आयोडीनाइज्ड टेबल सॉल्ट होते हैं, यानी सॉल्ट ऐसे नमक जिसमें आयोडीन होती है। ये हम लोग का बेसिकली 3 डाइटरी सोर्स यहाँ पे हमको दिख रहा है। ओके, थायराइड ग्लैंड सिलेक्टिवली टेक अप आयोडीन फ्रॉम द ब्लड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोडीन ट्रैपिंग। क्या होता है, बॉडी से यानी ब्लड की बेसिकली बात कर लें कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है कि आयोडीन फ्रॉम द ब्लड, क्या होता है ब्लड में जो आयोडीन आया है अब उसको क्या करता है ये थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे ना कि द थायराइड ग्लैंड सेलेक्टिवली टेक्स अप आयोडीन, क्या होता है आयोडीन को वहां से लेता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं आयोडीन ट्रैपिंग। यानी ब्लड में जो आयोडीन है उसको थायराइड ग्लैंड क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं, आयोडीन ट्रैपिंग। थायराइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड एज लार्ज प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड थायरोग्लोबुलिन, यानी जो थायराइड हार्मोन्स बन रहा होता है उससे पहले हम लोग क्या लार्ज प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स मिल रहा होता है, वो क्या होता है थायरोग्लोबुलिन, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलॉइड। यहाँ पे हम लोग कोलॉइडल सेल्स की बात किए थे, जब हम डिस्कस किए थे कि जब सेल्स को हम लोग फॉलिकुलर सेल्स या कोलॉइडल सेल्स क्यों कहते हैं, तो जब यहाँ पे बाहर में देखते हैं
तो ये बाहर हम लोग क्या फॉलिकुलर सेल्स देख रहे होते हैं, और इस फॉलिकुलर सेल्स के यानी कई सारे फॉलिकुलर सेल्स के अंदर में क्या कॉलॉइड मिल रहा होता है, और इसी कॉलॉइड में क्या दीज हार्मोन सिंथेसाइज लार्ज फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थायरोग्लोबिन द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉलॉइड, और इसी कॉलॉइड के अंदर ये थायरोग्लोबुलिन मिल रहा होता है, और इसी थायरोग्लोबुलिन से क्या बनते हैं थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो कॉलॉइड के अंदर क्या मिलेगा थायरोग्लोबुलिन, और ये थायरोग्लोबुलिन क्या बनाएगा T3 और T4। ये चीज क्लियर हुआ। अब ये फॉलिकुलर सेल्स के अंदर कॉलॉइड के अंदर थायरोग्लोबुलिन क्या बनाएगा T3 और T4। अब यहाँ एक और चीज, जब इस सेल्स को देख रहे होते हैं फॉलिकुलर सेल्स, तो इसी फॉलिकुलर सेल्स के बीच में कहीं कहीं पे हम लोग क्या दिख रहा है पैरा फॉलिकुलर सेल्स। यहाँ पे हम लोग थायराइड ग्लैंड को कट किए और इसको थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब देखे तो हमको दिखा फॉलिकल्स कॉलॉइडल और फॉलिकल्स के बीच बीच में हम लोग क्या दिखा पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ओके, अब आगे हम लोग क्लियर करते हैं इसको। रिलीज ऑफ T3 एंड T4 इनटू द ब्लड इज स्टिमुलेटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम लोग TSH कहते हैं, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार फिर से आपको रिपीट करके याद दिला दें। हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हुआ था TSH। अब ये TSH जाके एक्ट कहाँ किया थायराइड ग्लैंड पे। अब यहां से थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होगा T3 और T4। तो इसी T3 और T4 की रिलीज की कहानी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या कि रिलीज ऑफ T3 एंड T4 इनटू द ब्लड इज स्टिमुलेटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो TSH जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आया था और थायराइड ग्लैंड पे एक्ट किया था, इसी की बात कर रहे हैं कि T3 एंड T4 released into the blood is stimulated by thyroid stimulating hormone from the anterior pituitary. The secretion of TSH is stimulated by thyrotropin releasing hormone। और हाँ, इसको तो और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं ना कि क्या हुआ था कि जो थायराइड एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH जो रिलीज हुआ था, इसको भी कहाँ से मिला था तो TRH एक्ट किया था, जो रिलीज कहाँ से हुआ था हाइपोथैलेमस से। ओके, अब हमको क्लियर हो गया क्या कि हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ TRH, और ये TRH जाके एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज किया TSH जाके एक्ट किया थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड रिलीज क्या किया T3 और T4। आई थिंक आप लोगों को T3 और T4 के रिलीजिंग मैकेनिज्म्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सिक्रीशन ऑफ TRH कैसे होता है, यानी ये TRH जिस TRH की हम लोग तब से बात कर रहे थे कि ये TRH अभी हम लोग को दिखा ना कि ये TRH रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से। अब ये कैसे स्टिमुलेट हुआ, क्योंकि जब हम लोग ये समझ जाएंगे कि TRH कैसे स्टिमुलेट हुआ तो हमको TRH का स्टिमुलेशन समझ में आ गया, यानी TRH रिलीज हुआ तो आगे का प्रोसेस तो फॉरवर्ड होते जाएगा। सिक्रीशन ऑफ TRH इज स्टिमुलेटेड बाय एक्सरसाइज, स्ट्रेस, malnutrition, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, स्लीप। इन सारे कंडीशंस में क्या होता है TRH रिलीज होता है। TSH सिक्रीशन डिपेंड्स ऑन प्लाज्मा लेवल ऑफ T3 एंड T4। अब TSH का जो लेवल है, हाँ TSH का लेवल डिपेंड करता है कि ब्लड में T3 और T4 यानी प्लाज्मा में एक्चुअली T3 और T4 का क्या लेवल है। अगर T3 और T4 का लेवल कम है तो TSH रिलीज होगा, T3 और T4 का लेवल ज़्यादा है तो TSH नहीं रिलीज होगा। T3 एंड T4 कंट्रोल द सेंसिटिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी टू TRH नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बेसिकली होता क्या है कि T3 और T4 कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी की सेंसिटिविटी को टू TRH। कहने का मतलब कि अगर इसको ऐसे क्या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। ये कैसे करता है ये पहले हम देख लेते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4 डिक्रीज TSH सिक्रीशन, डिक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4 इंक्रीज TSH सिक्रीशन। ओके, अब होता क्या है इसको समझते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली किसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। अब यहाँ पे एक और चीज T3 और T4 जो है वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल द सेंसिटिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी टू TRH। क्या है कि T3 और T4 के लेवल से डिसाइड होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी TRH को लेकर कितना ज्यादा सेंसिटिव होगा, यानी TRH आके एक्ट करेगा तो क्या वो TSH रिलीज करेगा या नहीं करेगा। इसको पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ब्लड में अगर प्लाज्मा में T3 और T4 का लेवल बढ़ा हुआ है, T3 और T4 का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उस वक्त क्या होगा एंटीरियर पिट्यूटरी की जो सेंसिटिविटी होगी TRH को लेकर वो कम हो जाएगी। अगर ये सेंसिटिविटी TRH को लेकर एंटीरियर पिट्यूटरी की कम हो गई, सेंसिटिविटी अगर कम हुई तो एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH रिलीज नहीं होगा। ओके, क्योंकि T3 और T4 का लेवल बढ़ा हुआ है। अगर एक कंडीशन इमेजिन करें जब T3 और T4 का लेवल ब्लड में क्या है प्लाज्मा में कम है, उस वक्त
एंटेरियर पिट्यूटरी की सेंसिटिविटी टीआरएच को लेकर क्या हुई, बढ़ी होगी। जब सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो टीआरएच आकर के बहुत आसानी से एंटेरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और क्या रिलीज करवाएगा, टीएसएच को रिलीज करवाएगा। अब टीएसएच को रिलीज करवाएगा तो ये जाके एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे और उस वक्त क्या रिलीज करवाएगा, T3 और T4। ओके, एक और चीज हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड पे रिलीज होने वाले हार्मोन्स T3 और T4। अब ये दोनों हार्मोन्स को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में अप्रोप्रिएट अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में क्या हो, आयोडीन का सप्लाई मेंटेन हो। अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में अगर आयोडीन सप्लाई मेंटेन है तो बॉडी इनफ कंडीशंस में यानी नॉर्मल कंडीशंस में वो थायराइड हार्मोन जो हमारा T3 और T4 का उसका प्रोडक्शन और सिक्रीशन कर पाएगा। अगर उस कंडीशन में इमेजिन कर ले कि जब क्या हो कि बॉडी में आयोडीन की मात्रा कम हो, यानी बॉडी में आयोडीन की सफिशिएंसी ना हो, इनएडिक्वेट अमाउंट में आयोडीन अगर होगा तो वहां पे क्या होगा कि आयोडीन की कमी होने की वजह से क्या होगा, बॉडी उस वक्त T3 यानी थायराइड हार्मोन जो है उसका अच्छे तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन का होना जरूरी है। ओके, अब डायट्री आयोडीन डेफिशिएंसी जब हो जाए, ग्रेटली इंक्रीज टीएसएच सिक्रीशन causing proliferation of thyroid gland cells, enlargement of glands called goiter। goiter को समझे, इससे पहले इस लाइन को हम लोग समझते हैं कि डायट्री आयोडीन डेफिशिएंसी ग्रेटली इंक्रीज टीएसएच सिक्रीशन। होता क्या है बॉडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉडी में क्या हो कि जब आयोडीन की कमी हो जाए, बॉडी में क्या हो कि आयोडीन की कमी हो जाए, जब आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा, T3 और T4 का लेवल कम हो जाएगा। आई रिपीट, आप लोग बहुत, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको देख रहे हैं। हाँ, क्या हो कि ओके, यहाँ पे बॉडी में क्या हुआ, आयोडीन की कमी होगी। बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हुई तो क्या होगा, T3 और T4 का लेवल बॉडी में क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा में कम हो गया। प्लाज्मा में T3 और T4 का लेवल कम हुआ, इसका मतलब हाइपोथैलेमस को क्या लगेगा कि बॉडी में प्लाज्मा में क्या है, T3 और T4 का लेवल कम हो गया, यानी बॉडी को चाहिए कि वो थायराइड हार्मोन का और ज़्यादा प्रोडक्शन करे, और ज़्यादा प्रोडक्शन करे, इसलिए वो रिलीज क्या करेगा, टीआरएच रिलीज करेगा। ऑलरेडी T3 और T4 कम है, यानी इसकी सेंसिटिविटी टीआरएच को लेकर क्या है, टीआरएच को लेकर इसकी सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है, तो टीआरएच आएगा यहाँ पे एक्ट करेगा और रिलीज क्या करवाएगा, टीएसएच आकर एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे कि चलो भाई T3 और T4 का फूड प्रोडक्शन करवाओ। पर पहले से बात यह है कि T3 और T4 का प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसको प्रोडक्शन करने के लिए, इसका सिक्रीशन करवाने, प्रोडक्शन और सिक्रीशन करवाने के लिए आयोडीन चाहिए, आयोडीन है ही नहीं। तो ब्लड में क्या होगा, टीएसएच का लेवल तो बढ़ा हुआ रहेगा, यानी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से टीएसएच का लेवल तो बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन T3 और T4 का लेवल कम होगा। एक बार फिर से वीडियो को आप पॉज करिए, बैक में जाइए और फिर से रिपीट करके देखिए कि क्या हुआ था। ओके, अब क्या हुआ कि टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ है। अब टीएसएच का लेवल कैसे बढ़ा हुआ है ये बॉडी में हम लोग समझ चुके हैं। अब टीएसएच के लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है, कॉजिंग प्रोलिफरेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड सेल। थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स थे, फॉलिकुलर सेल्स थे, उसका क्या हुआ कि प्रोलिफरेशन, उसका नंबर बढ़ने लगा। अब अनलिमिटेड अमाउंट में नंबर बढ़ने लगा, अब नॉर्मल तरीके से नंबर बढ़ने लगा, जिसके वजह से क्या हुआ, इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है वो अब नॉर्मल तरीके से इनलार्ज हो गया, जिस कंडीशन को क्या कहते हैं, गोइटर, जो देखने में कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या है कि थायराइड ग्लैंड जो नॉर्मल साइज होना चाहिए था ये उससे बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि बॉडी में आयोडीन की कमी है और टीएसएच का काम है कि वो थायराइड ग्लैंड में हार्मोन का प्रोडक्शन करे। चूंकि हार्मोन नहीं बन रहा है तो उस वक्त वो एक्ट कर रहा है सेल पे और सेल के नंबर को बढ़ा रहा है, यानी बॉडी अपने आप को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है कि शायद बॉडी में सेल के नंबर की कमी है, इस वजह से अप्रोप्रिएट अमाउंट में हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वो बॉडी क्या कर रहा है, सेल का प्रोडक्शन बढ़ा दे रहा है। अब सेल का प्रोडक्शन हुआ तो एनलार्जमेंट हो जाता है, जो कुछ ऐसा दिखता है। इस कंडीशन को कहते हैं गोइटर। सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 बिगिंस अबाउट थर्ड मंथ ऑफ फीटल लाइफ, और T3 और T4 का प्रोडक्शन थर्ड मंथ ऑफ फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। सिक्रीशन इंक्रीजेस एट प्यूबर्टी, और ये सिक्रीशन जो बेसिकली जो थर्ड मंथ में फीटल लाइफ में स्टार्ट हुआ था वो अब इंक्रीजेस कब होता है, इन वुमेन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अदरवाइज थायराइड हार्मोन्स लेवल्स रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। क्या होता है, ये प्रोडक्शन का लेवल जनरली क्या होता है, स्टार्ट कब हो जाता है, तो थर्ड मंथ ऑफ फीटल लाइफ, थर्ड मंथ ऑफ फीटल लाइफ में ये स्टार्ट हो जाता है। और ये कंडीशन इंक्रीज कब होता है, तो एट प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी कंडीशन में इंक्रीज होता है। और स्पेशली जब वुमेन की बात कर ले, इन वुमेन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स, यानी मेनोपॉज से पहले की कंडीशन, मेनार्क और मेनोपॉज के बीच के ड्यूरेशन को हम लोग कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन्स का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। और अदरवाइज
नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, अदरवाइज थायराइड हार्मोन लेवल्स रिमेन फेयरली कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, यानी पूरे जीवन काल में। उसके अलावा बाकी कंडीशंस में क्या होता है, थायराइड हार्मोन का लेवल कांस्टेंट मेंटेन रहता है। ओके, T4 इज मच मोर अबंडेंट देन T3। इंपॉर्टेंट चीज, T4 क्या है, बड़े अमाउंट में मिलता है इन कंपेरिजन विद T3। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि T4 जो है बॉडी में क्या है, कि क्या है, T4 इज मच मोर अबंडेंट देन T3। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि T3 T से ज्यादा क्या होता है, T4, बट T3 इज मोर फिजियोलॉजिकल पोटेंट देन T4। यहाँ पे इसको ऐसे कहें कि T3 इज more potent than T4। T3 क्या है, ज्यादा पोटेंट है, T3 इज मोर पोटेंट, T3 इज मोर पोटेंट। और यहाँ क्या है, अमाउंट की जब बात कर लें तो T4 बॉडी में जाता है इन कंपैरिजन विद T3। ओके, अब इसको समझे कैसे, तो इसको बस हमको ये समझना है कि बॉडी में T4 का अमाउंट ज़्यादा तो होता है, लेकिन T3 कम होने के बावजूद भी इसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है। यानी किसी काम को करने के लिए T3 और T4 लगाएं तो ज़्यादा डोज किसका चाहिए, ज़्यादा अमाउंट क्या चाहिए, तो उस वक्त हमको ज़्यादा अमाउंट में T4 चाहिए। वही काम T3 कम अमाउंट में होने के बाद भी कर देगा, क्योंकि T3 की पोटेंसी क्या है, ज़्यादा है। T3 की पोटेंसी क्या है, ज़्यादा है इन कंपेरिजन विद T4। यानी वही काम को करने के लिए T4 ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, लेकिन T3 कम अमाउंट में होकर भी वह काम को वो कंप्लीटली कर देगा। अब क्या है, द मोस्ट T4 इज कन्वर्टेड इनटू द T3 इनसाइड द टारगेट सेल्स। जो T4 है वो कन्वर्ट होकर के T3 में चेंज हो ही जाता है टारगेट सेल्स में। टारगेट सेल्स में रीच करने के बाद क्या होता है कि T4 कन्वर्ट हो जाता है T3 में, यानी उसकी पोटेंसी फिर ज़्यादा होती है, तो वही चाहिए होता है। थायराइड हार्मोन्स इंटर द सेल न्यूक्लियस, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस। बेसिकली थायराइड हार्मोन करते क्या है, तो किसी सेल में एंटर करते हैं और उस सेल के न्यूक्लियस में एंटर करते हैं। यानी थायराइड हार्मोन अब जाके काम क्या करते हैं, एक्शंस की जब बात करते हैं, तो थायराइड हार्मोन एंटर द सेल न्यूक्लियस, किसी सेल के न्यूक्लियस में एंटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, जीन एक्सप्रेशंस को, यानी उसके जीन एक्सप्रेशंस को चेंजेस करते हैं, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन सेल के अंदर स्पेसिफिक न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करते हैं। बेसिकली वो इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं किसके, प्रोटीन सिंथेसिस को। दे इनहैंस द इफेक्ट ऑफ अदर हार्मोन्स, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। ये अदर हार्मोन्स के इफेक्ट को भी बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल अदर हार्मोन्स क्या है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, इसके इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। T3 एंड T4 अफेक्ट मोस्ट सेल ऑफ द बॉडी बाय क्या, इंक्रीजिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, हीट प्रोडक्शन, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट्स को बढ़ा देते हैं। क्या है यहाँ पे, T3 एंड T4 अफेक्ट मोस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के ज्यादातर सेल्स के ये मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और अल्टीमेटली क्या करते हैं, हीट के प्रोडक्शन को करवाते हैं, जिससे रेगुलेट, और अदर काम क्या करते हैं, तो रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसके मेटाबॉलिज्म को भी ये कंट्रोल कर रहे होते हैं।